हेलो दोस्तों, ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र के चंचल आज लेकर के आया हूँ पर्यावरण का तड़का। जी हाँ, जो कि सी टेट, यूपी टेट, रीट, एच टेट से संबंधित है। अगर यहाँ सी टेट इस सब को पास करना है तो यहाँ ज़रूर आएँ। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका इसका लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं टॉपिक पे। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। प्रश्न 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन 2 जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन 3 मणिपुर, ऑप्शन 4 चंडीगढ़। जी हाँ, कहने का मतलब है इसमें जो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है वो सीधा सीधा किसके ऊपर जाएगा? मणिपुर के। जी हाँ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन 1 बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और उड़ीसा, तीसरा गुजरात और तमिलनाडु, चौथा बिहार और बॉम्बे हाई। कहने का मतलब इसमें जो उत्तर होगा सीधा सीधा जाएगा गुजरात और तमिलनाडु के पास। जी हाँ, गुजरात और तमिलनाडु। प्रश्न अगला है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन 1 है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। उत्तर सीधा सीधा जाएगा 3 के साथ। जी हाँ, हमारे देश का संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। प्रश्न अगला है 64, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी रामस प्रदान करना, ऑप्शन सी भोजन संचित भंडार करना, ऑप्शन डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसमें से जड़ों के कार्य हैं केवल। प्रश्न ऑप्शन 1 है केवल ए और बी, ऑप्शन 2 है केवल सी और डी, ऑप्शन 3 है बी सी और डी, ऑप्शन 4 है ए सी और डी। देखते हैं इसमें जो इसका उत्तर है सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा ए सी डी। जी यहाँ पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार क्या करना है कि पौधों को सहारा देना, ये सही है। भोजन संचित करना, भंडारण करना, ये भी सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। तो 64 का हमारा ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 4 के साथ। प्रश्न अगला है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कांस्य है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है तेलंगाना, ऑप्शन 4 है तमिलनाडु। जी हाँ, इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा तेलंगाना के। जी हाँ, तेलंगाना पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कांस्य है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों को की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई करता है, जिसमें भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा? 3 के साथ। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 1 है गुण आंवला टमाटर, ऑप्शन 2 है आंवला पालक गुण, ऑप्शन 3 है आंवला बंद गोभी टमाटर और चौथा ऑप्शन है बंद गोभी आंवला पालक। तो इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 2 के साथ। जी हाँ, क्या है? प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो लौह तत्व है आंवला पालक गुण। जी हाँ, इनमें प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। प्रश्न अगला है 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देखने में योग्य हैं। ऑप्शन 1 है फाख्ता कौवा मोर, ऑप्शन 2 है बाज कबूतर तोता, ऑप्शन 3 है कौवा चील बुलबुल और ऑप्शन 4 है बाज चील गिद्ध। तो जो कहने का मतलब जो हमसे 4 गुना अधिक देखने में सक्षम है उनका नाम है बाज चील गिद्ध। जी हाँ, कहने का मतलब ये हमारे मनुष्य के अपेक्षा ये 4 गुना अत्यधिक अच्छा देखने में सक्षम हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगला प्रश्न चलते हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है लद्दाख, ऑप्शन 3 है असम और ऑप्शन 4 है उड़ीसा।
इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 3 के साथ असम। जी हाँ, असम के लोग क्या करते हैं, अपने जो मकान होते हैं मौजूद बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा असम के साथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो अधिक से अधिक वो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके, ताकि आने वाला सीटेट एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। अगला प्रश्न है 69 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन 1 है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 2 है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 3 है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन 4 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 2 के साथ। जी हाँ, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में स्थित है। जी हाँ, जो भारत के मानचित्र में दिल्ली की सापेक्ष गांधीनगर क्या है, वो दक्षिण पश्चिम है और गुजरात की राजधानी दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 70 है, जो कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन 1 है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 है ग्रेगोर जॉन मेंडल, ऑप्शन 3 है जॉर्ज मिस्ट्रल, और ऑप्शन 4 है चार्ल्स डार्विन। तो कहने का मतलब जो इसका उत्तर जो जाएगा दोस्तों 2 के साथ जाएगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल। जी हाँ, इन्होंने मटर में क्या किया, लंबे, बौने, पीले, हरे आदि की क्या किए थे, मटर पे शोध किया था। अगला प्रश्न है 71 निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। ऑप्शन 1 है पदार्थ, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन 3 है प्राकृतिक जो हम बनाते हैं और करते हैं, और ऑप्शन 4 है चीज़ कैसे काम करती है। तो इसका उत्तर 71 का है इसका तीसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जी हाँ, NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाया गया कि जो हम करते हैं, ठीक है, जो हम बनाते हैं वही करते हैं। कहने का मतलब जैसी हमारी सोच होती है इसके अकॉर्डिंग हम बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर 71 का किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है 72 उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। ऑप्शन ए मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, ये तो दर्ज नहीं करना चाहिए, अभी बताते हैं। ऑप्शन बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, और ऑप्शन सी है मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन डी है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ऑप्शन 1 है A और B, और ऑप्शन 2 है C और D, ऑप्शन 3 है A, B और C, ऑप्शन 4 है A, C और D। हमारा उत्तर सीधा सीधा किसके साथ जाएगा, A और B के साथ जाएगा। जी हाँ, किसके साथ जाएगा, A और B के साथ जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि उपाख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति को पहचान करना। उपाख्यान है तो इसमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे में क्या होती है, घबराहट पैदा होती है और वो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते हैं। और जब आप उपाख्यान कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या सीधा सीधा सरल बताएंगे और सुचारू रूप से वो चीज़ें बताएंगे जो कि आप बच्चों को आसानी से याद हो सके। और निर्णय वाले कथनों को लिखना, निर्णय वाले में बच्चे क्या होते हैं, निर्णय अभी बच्चे होते हैं क्योंकि वो लिख नहीं पाते, निर्णय ले नहीं पाते हैं। तो इसमें जो उत्तर है, इसका उत्तर जो सीधा सीधा है A और B होगा, जिसमें मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसके साथ जाएगा इसका आंसर। अगला है 73वां, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन 1 है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, ऑप्शन 2 है अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे, ऑप्शन 3 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, ऑप्शन 4 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 1 के साथ, यानी
एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। कहने का मतलब आप अगर एक एकीकृत ईवीएस कक्षा में योजना बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 सब्जेक्टों को मिलाएंगे और उसे अच्छे तरीके से समझाएंगे, ताकि आप क्या कर रहे हैं, एक योजना बना रहे हैं कि उसे सॉल्व करने का, तो क्या आप अच्छे से उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकें, ताकि हर एक बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो हमारा उत्तर सीधा सीधा 73 का जाएगा, किसके साथ, 1 के साथ जाएगा। अगला है 74। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तत्व को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? ऑप्शन 1 परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, और दूसरा है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, और तीसरा अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, और ऑप्शन 4 है पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों की मूल्यांकन करना। तो इसका जो उत्तर है बच्चों किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, क्योंकि पाठचर्या जो है वो पुनीत के द्वारा जो रूपरेखा दी गई है भोजन के से संबंधित, वो पाचन तंत्र से है, इस करके इसका ऑप्शन 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, आकलन के संबंध में नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। दूसरा, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समस्या पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन 3 है इसको छात्र की प्रगति की निगरानी करनी, और ऑप्शन 4 है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो 75 जो है इसका उत्तर सीधा सीधा किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, कि रचनात्मक आकलन संबंध में रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन 2 विभिन्न छात्रों के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन 3 केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। और ऑप्शन 4 एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो कहने का मतलब है जो इसका उत्तर जाएगा सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा, कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों के कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। ऐसे करने से बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक लेडीज़ भी काम कोई भी कर सकती है। 77 है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन 1 उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजन करने के लिए उससे बात करें। दूसरा है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन 3 है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दे। ऑप्शन 4 है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। इसका जो उत्तर है 77 का 1 के साथ जाएगा, कि कक्षा 5 के समय आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। इस मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय यह हो सकता है कि उसकी कठिनाई का पहले पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। पूछे कि बच्चे आपको किस में कैसे क्या तकलीफ़ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करें, उसका निदान करें। ठीक है, तो इसका उत्तर सीधा सीधा जाएगा 1 के साथ। 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद के आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन 2 है यह छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन जो 3 है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और ऑप्शन 4 है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है।
तो इसका उत्तर सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा। जी हाँ, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है ताकि बच्चे सुचारू रूप से हर चीज़ को समझ सकें। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। अगला है 79, ईवीएस के मानचित्रण कौशल में क्या होता है? लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन 2 है पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है। ऑप्शन 3 है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और ऑप्शन 4 है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इसका उत्तर सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा कि ईवीएस के मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ की वो विकसित करता है। अधिक से अधिक से शेयर करें अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों। अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी को और नए भाई बहनों का वेलकम है इस चैनल पे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन जो 80 है। ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। प्रश्न का ये ऑप्शन पहला है जो पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन 2 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। ऑप्शन 3 है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और ऑप्शन 4 है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो जी इसका उत्तर सीधा सीधा 2 के साथ जाएगा कि ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है पाठ्यचर्या के भाग को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। अगला देख लेते हैं 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन है 1 सहयोग, ऑप्शन 2 है न्याय के प्रति सरोकार, ऑप्शन 3 है समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन 4 है जो अवधारणा मानचित्रण। कहने का मतलब जो ईवीएस में आकलन का जो एक व्यापक संकेत नहीं है वो अवधारणा मानचित्रण है। कहने का मतलब वो बच्चे होते हैं उनके अंदर अवधारणा किसी चीज़ के प्रति उनका सिद्धांत खुद को लागू करना ये वो भी समझ नहीं होती है। इस करके हम कह सकते हैं कि 81 का जो उत्तर सीधा सीधा किसके साथ जाएगा? 4 के साथ, जिसमें लिखा है अवधारणा मानचित्रण। जी हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसे आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अगला है 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन 1 है यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। यहाँ इन ऑप्शनों का भी ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है ए बी सी, ऑप्शन दूसरा है ए सी डी और ऑप्शन तीसरा है केवल ए और डी और ऑप्शन चौथा है केवल ए और सी। तो इसका जो उत्तर सीधा सीधा आपका जाएगा 82 का भी 2 के साथ। कहने का मतलब है ए सी डी। जी हाँ, इसका भी ए सी डी के साथ जाए, क्योंकि ए सी डी में क्या लिखा है? ए में लिखा है कि यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। जायज़ सी बात है, कोई भी चीज़ है कि इतिहास की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करता है तो ये उपयोगी ही है। और सी में यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये भी परफेक्ट है। और डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो तीनों है ऑप्शन ये हमें क्या कहते हैं? बीते हुए अतीत के बारे में हमें क्या करते हैं? अवलोकन कराने थे। इन तीनों सही हैं। अगला है 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन 1 है कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। और ऑप्शन 2 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन 3 है उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन 4 है नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो इसका जो उत्तर सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा
कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्योंकि बच्चे जब क्या करते हैं आसपास घूमेंगे तो उनके अंदर एक नई जिज्ञासाएं पैदा होगी और कुछ अलग सीखने को उनको मिलेगा। अगला है 84, इकरा अपने शिक्षार्थी को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन 1 है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। ऑप्शन 2 है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। ऑप्शन 3 है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और ऑप्शन 4 है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सीधा सीधा 2 के साथ जाएगा, क्योंकि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 85 का है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन 2 है ध्यान खींचने के लिए। और ऑप्शन 3 है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और ऑप्शन 4 है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। देखिए पर्यावरण में जिसका उत्तर है सीधा सीधा 4 के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इंसान पढ़ाता है जब है तो बच्चों को जिज्ञासाएं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं उसको क्या करता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है। और 86वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग की अर्थ है जंगल? तो ऑप्शन 1 है असम। ऑप्शन 2 है ओडिशा। ऑप्शन 3 है मिजोरम। और ऑप्शन 4 है झारखंड। तो इसका सीधा सीधा उत्तर झारखंड के जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, क्योंकि वहाँ की भाषाएं कुछ डिफरेंट हैं, इस करके तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। 87 का है अपना घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधा नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है 125 मीटर ठीक दक्षिण, दूसरा है 100 मीटर ठीक पूर्व, और तीसरा है 100 मीटर ठीक पश्चिम, और चौथा है 125 मीटर ठीक उत्तर। तो इसका सीधा सीधा उत्तर 3 के साथ जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम। अगला देख लेते हैं दोस्तों। 88, कोई लड़का नागरकोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को अपने रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ऑप्शन 1 है 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा है 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा है 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा है 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका उत्तर सीधा सीधा 2 के साथ जाएगा, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हम आपके लिए वीडियो इतना बनाते हैं तो आप लोग का इतना फ़र्ज़ है, मैं एकदम पूरा विश्वास से कहता हूं कि आप लोग वीडियो पे बने रहें, आपको इससे ज़रूर सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन 1, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन 2 है कुछ में नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तीसरा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और चौथा, छत्ते में कुछ नारियाँ मक्खियाँ होती हैं। तो इसका 89 का भी 2 हो जाएगा आंसर।
आखिरी और लास्ट, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। ऑप्शन अफगानिस्तान से, ऑप्शन 2 इंग्लैंड से, ऑप्शन 3 दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका से। तो उत्तर सीधा सीधा 4 जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।